इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है। दुष्यंत जी की इस बात पे यही कहना चाहूंगा कि बेहतर है फरार होने की बजाय अपराधी जमानत पे हो। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। क्या आप जानते हैं भारत की न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा काम करने वाली न्याय व्यवस्थाओं में से एक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले चल रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे केस अभी अंडर ट्रायल में फंसे हुए हैं। एक और अहम बात यह है कि भारत में हर 10 लाख लोगों पर औसतन सिर्फ 21 जज हैं, जबकि दूसरे कई देशों में जजों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इसका सीधा असर यह होता है कि एक एक जज पर हजारों केसेस का बोझ होता है और ऐसे में फैसले लेने में समय भी लगता है और संतुलन बनाना भी आसान नहीं होता। इसी वजह से हम देखते हैं कि देश की जेलों में बंद लोगों में लगभग 75% अंडर ट्रायल होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका केस अभी अदालत में चल ही रहा है। ऐसे हालातों में जमानत यानी बेल न्याय व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है, जहां अदालतों को व्यक्ति की आजादी, कानून व्यवस्था और न्याय की प्रक्रिया, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना होता है। क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर यह कहता रहा है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यानी आमतौर पर जमानत मिलनी चाहिए और जेल सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी साफ किया गया है कि हर जमानत का फैसला मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए ही किया जाना चाहिए। आज की ये खास बातचीत किसी भी खास चल रहे केस पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है, बल्कि जमानत की पूरी व्यवस्था, अदालतों पर बढ़ते बोझ और फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने के लिए एक बड़ी अहम कोशिश है। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान हैं। उनका नाम है श्री संजीव जैन, पूर्व प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली सरकार और पूर्व सदस्य दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटी। नमस्कार संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर। सर नमस्कार वकार जी, कैसे हैं सर आप? गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी और सभी देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा हूँ, दुआएं हैं। थैंक यू सर। सर, जो आप, जैसा मैंने आपसे बात की, आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। और मेरा आपसे ना सर, इसमें ये जो बेल के मामले हैं और कोर्ट के जो मामले होते हैं, इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए मैंने आपकी सहायता ली है सर। और मेरा इसी मामले में पहला सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिद्धांत हैं सर, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इसको कैसे समझाएंगे, इसका अर्थ कैसे समझाएंगे सर? नहीं, देखिए, ये शुरू से ही बेल का जूरिस्प्रूडेंस है जी कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। जी और इस जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप होने में जो है वो बहुत लंबा वक्त लगा है। और संविधान के बाद आर्टिकल 21 विच डील्स विद लाइफ एंड लिबर्टी, जी पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए इंडिविजुअल, ऑफ ए सिटीजन, वो सैक्रामेंट है, वो पवित्र है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है ये सिद्धांत घड़ा गया है, ये सिद्धांत दिया गया है कानून में कि जेल इज ए एक्सेप्शन एंड बेल इज ए रूल, ताकि अननेसेसरी लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो लोगों की कर्टेल ना हो। जी हमारे देश में अक्सर होता ये है कि ट्रायल कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, तो तब तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। और दूसरा कारण ये है कि हमारे कानूनी सिद्धांत ये कहते हैं कि जब तक कोई कोर्ट कानून के मुताबिक किसी को गिल्टी होल्ड नहीं कर देती जी तब तक एक प्रिजम्पशन है कि वो आदमी इनोसेंट है, वो आदमी जो है कसूरवार नहीं है। तो इन सारे सिद्धांतों की वजह से जी
जो है ये रूल डेवलप, इस रूल ने ये रूल बना है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन, और ये रूल हमेशा से जो है वो फॉलो होता है। जी वकार जी। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि सर जमानत की जो मूल भावना है वो है क्या आखिर? अदालत जमानत को किस दृष्टिकोण से देखती है? क्या उनकी दृष्टि होती है जब जमानत देते हैं सर? देखिए, अदालत जो है वो बेल को कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ही देखती है, और किसी भी कोर्ट को कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ही देखना चाहिए। कानून के प्रावधान जो है वो पहला संविधान में ही दिया है, अनुच्छेद 21, और उसके बाद सीआरपीसी में सेक्शन 436 से लेके 439-40 तक, और जो नया अब अमेंडेड बीएनएसएस आया है उसमें कोई ज्यादा उसमें अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन वो प्रावधान जो है 478 से लेके 483 तक हो गए हैं। तो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ही बेल को दिया जाना चाहिए या बेल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। हाँ, बेल हमेशा से जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, और बेल को कंसीडर करते हुए कोर्ट को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आरोप हैं वो किस तरीके के हैं, वो कितने गंभीर हैं, उनकी सजा कितनी है, उसके जो आरोप लगाए गए हैं उसके फेवर में मटेरियल कितना है प्रेमा फेसाई, देन क्या एक्यूज्ड जो है वो बेल को जंप कर सकता है, भाग सकता है ट्रायल से, क्या वो गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में या एविडेंस को टिंकर विद करने की पोजीशन में है। तो ट्विन कंडीशंस ऑफ बेल हमेशा मानी जाती है कि क्या एक्यूज बेल से भाग सकता है, और दूसरा क्या वो एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर एक्यूज्ड मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसके भागने की कोई संभावना नहीं है, प्रेमा फेसाई ऑफेंस जो है वो बहुत सीरियस नहीं है, तो बेल हमेशा दी जाती है। और इवन सीरियस ऑफेंसेस में भी बेल दी जा सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ट्विन कंडीशंस वही है। जी वकार जी। सर आमतौर पर जो है ना ये देखा जाता है, ये धारणा बन जाती है कि जमानत मिलते ही लोगों को लगता है कि मामला ही खत्म हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई मुझे तो जमानत मिल गई तो मैं आराम से हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जमानत जो है वो एक तरीके का इंटरिम अरेंजमेंट है, और जमानत मिलने से कोई मामला खत्म नहीं हो जाता। मामला जो है अपनी मेरिट पे वो ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट जब फैसला करती है तभी खत्म होता है। आप जमानत को जो है वो, अगर मैं पोइट्री में कहूं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जल्द से फैसला कीजिए इल्जाम का हुजूर, जल्द से फैसला कीजिए इल्जाम का हुजूर, वरना जमानत दीजिए फैसला होने तक, जुर्म साबित ना हुआ तो कौन हिसाब देगा मेरी जिंदगी का एक कयामत तक। बहुत शानदार तो सर। कहने तो मेरे कहने का मतलब ये है जी कि फैसला होने तक एक्यूज को जेलों में नहीं रखा जा सकता है जब तक बहुत जरूरी ना हो। तो क्योंकि जेल इज ए एक्सेप्शन, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए बेल को रिजेक्ट करने के। सर हाल ही में अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे भी मामले देखे कि जिसमें सेशंस बेल दे देती है, फिर हायर कोर्ट में जाके वो चीज़ें बदलती हैं और फिर सेशन ही कहती है कि नहीं मेरा फैसला सही था। तो इसको किस नज़र से देखते हैं सर? नहीं, देखिए, अगर आप बेल के प्रावधानों को देखेंगे सीआरपीसी में और बीएनएसएस, जी तो एक बारी बेल होना जो है और उसके बाद उसका रिजेक्ट हो जाना, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बेल देना किसी एक्यूज को फिर भी आसान है, बेल को रिजेक्ट करने के लिए बहुत ही ठोस कारणों की जरूरत होती है। आप अगर सेक्शन 439 देखेंगे सीआरपीसी का, जिसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन सीआरपीसी में 483(2) है, तो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बेल को रिजेक्ट कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। लेकिन न्यायिक अनुभव ये कहता है कि बेल को रिजेक्ट करने के लिए बहुत ही ठोस कारणों की जरूरत होती है, और कोई बेल जो है वो लाइटली रिजेक्ट नहीं की जा सकती।
थैंक यू सर। ऐसा भी देखा जाता है कि सेशन जज ने एक बेल को ग्रांट किया और उसके बाद इंटरवेंशन होता है हायर कोर्ट का, और उसके बाद ये कहा जाता है कि देखो कंसिडर करो क्या हो सकता है। तो आपको लगता है कि सर उसके बाद सेशन जब कलम चल जाती है उसको वापस लेने में कौन नीचे जाता है सर? उसमें कहाँ फॉल्ट होता है? या जज साहब ने जो है, जैसे आपका एक्सपीरियंस है कि आपने अगर कोई चीज ग्रांट कर दी है तो उसके जो आधार हैं, उसके जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर ही की है। उस सिचुएशन में सर किस तरह से बैलेंस किया जाता है चीजों को, कैसे समझा जाए इसको? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं जी। कि बेल जो है वो कानूनी प्रावधानों के मुताबिक होनी है। जी। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि बेल जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। जी। तीसरी बात ये है कि वो डिस्क्रिशन जो है वो मनमानी नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। राइट, राइट। वो डिस्क्रिशन कोर्ट को साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही एक्सरसाइज करनी है। हमेशा से रूल है कि बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो सॉलिड रीजंस की जरूरत ज्यादा है। ज्यादा है। और हमेशा से एक जुडिशियल प्रिंसिपल है कि आप बेल ग्रांट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, रीजन आपको तब भी देने चाहिए। और वो रीजन जो है वो ट्विन कंडीशंस ऑफ बेल पे हमेशा दिए जाने चाहिए कि क्या जी। एक्यूज बेल को जंप करके भाग सकता है, ट्रायल जी। को फेस नहीं करेगा, और क्या वो एविडेंस को मैनिपुलेट करने की पोजीशन में है। जी। इस पे सिर्फ प्रोसिक्यूशन के कहने से नहीं, इस पे कोर्ट्स को हमेशा मटेरियल देखना चाहिए। कोर्ट को की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ठोस कारण होने चाहिए ये मानने के लिए कि अक्यूज बेल को जंप कर सकता है। तो नॉर्मली बहुत सारी चीजें अदालतें जो है बेल डिसाइड करते हुए देखती हैं। जैसे कोई परमानेंट रेजिडेंट है, वहां हमेशा से रह रहा है, उसकी सोसाइटी में रूट्स हैं, बिजनेस है, सर्विस कर रहा है, वो उसकी फैमिली यहाँ रहती है, तो बड़ी कम संभावना होती है कि वो जो है सब कुछ छोड़ के जो है भाग सकता है। और एविडेंस को टेम्पर विद वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बहुत सारे हालात पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो हमेशा कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या वो इस पोजीशन में है मुकदमे के हालात को देखते हुए कि वो एविडेंस को टेम्पर विद कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सिर्फ मान के नहीं चल सकते, कहने से नहीं चल सकते कि कोई टेम्पर विद करेगा या भाग जाएगा। उसके ठोस कारण होने चाहिए, और वो कारण जो है सेशंस कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हमेशा उनको डिस्कस करना चाहिए बेल को। ग्रेट सर, थैंक यू सर। संवेदनशील मामले जो होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, सीरियस होते हैं, भीड़ संबंधित मामले जो होते हैं, जमानत पर इस मामले में ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं क्या? इतना चैलेंजिंग होते हैं कि जमानत देना चाहिए, बहुत सेंसिटिव मामला है तो? देखिए, अगर विशुद्ध कानूनी दृष्टि से देखें जी। तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो फर्क मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया के ताकतवर होने से जी। और मीडिया ट्रायल होने से, मीडिया पे बहुत डिस्कशन होने से, जी। जो राजनीतिक मामले हैं या जो बहुत ही संवेदनशील सामाजिक मामले हैं या धार्मिक मामले हैं, जी। उनमें पूरे देश में जिस तरीके का नैरेटिव बिल्टअप होता है वो कई बार जो है समस्या पैदा करता है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अदालतों के किसी भी फैसले से देश की 140 करोड़ जनता में सभी सहमत या असहमत नहीं हो सकते हैं। और अदालतें जो हैं वो पब्लिक सेंटीमेंट को देख के हमेशा फैसले नहीं करती। जो बेल का मामला है वो व्यक्ति को देख के नहीं, उसके अपराध को देख के और अपराध के हालात को देख के किया जाना चाहिए। अगर अदालतें व्यक्ति को देख के फैसले करेंगी, या धर्म को देख के फैसले करेंगी, या जाति को देख के फैसला करेंगी, या किसी और वजह को देख के फैसला करेंगी, अमीर या गरीब को, तो फिर उनमें गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सर, आपने कमाल की बात कही है और ये पूरा देश सुनेगा आपको, और आपने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि मतलब मैं आपको सलाम करता हूँ। और आज बहुत ही शुभ दिन है मेरे हम सब के लिए, हमारी ज़िंदगी का, कि आज गणतंत्र दिवस है और उसमें आप मुझे टाइम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। सर, एक सवाल मेरा और है, जैसे उच्च अदालतें जो हैं सर, जमानत के आदेशों को
रीजन्ड ऑर्डर पर जोर ज्यादा देती हैं सर, इसके पीछे कारण क्या होता है सर कि रीजन्ड होना चाहिए, रीजन मेंशन होना चाहिए? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम्म। हर जुडिशियल ऑर्डर चाहे मैजिस्ट्रेट पास करे या सेशंस कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे, हम्म। वो रीजन ही होना चाहिए। बेल का ऑर्डर है या बेल का कोई और आदेश है, जी। लेकिन रीजन जो है वो किस चीज पे होना चाहिए। हम्म। बेल क्यों दी जा रही है हम्म। और बेल क्यों नहीं दी जा रही, जी। दो ही इसी वजह पे बात रीजन होना पे चाहिए। हाल ही में एक केस देखा था, उसमें मैं पढ़ रहा था अखबार में, उसमें लिखा था कि सेशन जज ने एक जमानत को दिया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट जाके ये कहते हैं कि सर इसमें तो डिटेल रीजन ही लिखा है, और फिर वो डायरेक्शंस आती हैं कि पहले डिटेल रीजन दीजिए, फिर उसके बाद आप आगे कार्रवाई कीजिए और दोबारा से पुलिस को सुनिए। कुछ इस तरह का मैंने पढ़ा था। तो क्योंकि मैं कानून का जानकार नहीं हूं और आप मेरे मामले में, इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मैंने इसलिए आपसे, अगर आप कंफर्टेबल है तो जरा समझाइए इसको। देखिए, अगर अगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि रीजन दीजिए, तो जी। हाई कोर्ट को ये लगा होगा कि शायद उसमें सही से रीजन सेशंस कोर्ट ने नहीं दिए हैं। जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि रीजन जो है वो अदालतों को बेल के मामलों में दो चीजों पे जरूर देना चाहिए। क्या एक्यूज्ड भाग सकता है, हम्म। जी। क्या एक्यूज एविडेंस को टेम्पर विद कर सकता है। जी। इन दो चीजों के अलावा जो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस है, हम्म। सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस तय करने का तरीका सिर्फ यही है कि उसमें सजा कितनी। अगर जनरली ये माना जाता है और ये लीगल प्रिंसिपल भी है, बहुत सारे जजमेंट्स में आया है कि जिन ऑफेंसेस में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, हम्म। तो वो गंभीर माने जाते हैं जी। बेल के लिहाज से। और जो 7 साल से कम की सजा के ऑफेंसेस हैं, वो उतने गंभीर नहीं माने जाते। तो कम से कम 7 साल से कम की सजा के ऑफेंसेस में जो है बेल में अदालतों को, मेरा मानना है कि वो लिबरल होना चाहिए। थैंक यू सर। सर बहुत क्लैरिटी मिलेगी इससे, जो आप बता रहे हैं ना, लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन रहती है, ये इस बात से बहुत क्लैरिटी मिलेगी सर। बड़ी संख्या में ट्रायल के मामले में कैदी जो हैं वो अंदर रह जाते हैं सर। इस स्थिति में आप न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इसको कैसे देखते हैं सर कि ट्रायल चल रहा है, अंदर है बंदा और लंबे तौर पे अंदर ही है, बहुत सारे केसेस ऐसे। देखिए, आदर्श स्थिति ये है वकार जी जी। कि क्रिमिनल ट्रायल्स का, आपराधिक मामलों का फैसला जो है वो अदालतें जल्द से जल्द करें। और संविधान भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि एक बारी मामला शुरू हो जाए तो वो डे टू डे पे चले। ये कानूनी स्थिति है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है अदालतों में, वो ये है कि जजों की कमी, अदालतों पे बहुत ज्यादा बोझ होने की वजह से ये इस सिद्धांत का पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं और 10 लाख के ऊपर तकरीबन 21 जज, ये तो बहुत हाँ, बड़ा। वो ठीक है, वही है। तो दो ही बातें हैं, या तो हम किसी मुलजिम का फैसला जो है 3 महीने में, 6 महीने में कर सकते हैं, तो आप जमानत ना भी दें तो कोई बात नहीं जी। गंभीर मामले में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि गंभीर मामला है, जमानत हम नहीं देंगे और फैसला जो है वो 10 साल तक, 15 साल तक नहीं होगा। ये गंभीर स्थिति है। जी। जी। तो या तो आप फैसला करने की पोजीशन में हो, ऐसे सुधार हो कि फैसला हो सके जल्दी से जल्दी, वरना अदालत पे, हमें अदालतों को हमेशा जो है वो जमानत के फेवर में सोचना चाहिए। सर ऐसा भी होता है क्या, जैसे किसी की बेल के ऊपर 1 साल की रोक है कि 1 साल तक ये बेल ही अप्लाई नहीं कर सकता, ये कानूनन संगत है सर? कानून संगत है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक खास मामले में कहा है और वो सब जुडिस मामला है। जी। 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 उस पे सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जी। जी सर। लेकिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो वो इस देश के लिए कानून है। सर्वोच्च न्यायालय जो कहे उन सबसे हम बाउंड हैं। सबसे अहम। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कानून का छात्र होने के नाते जी। अ, मेरी इस तरीके के फैसले से असहमति है। क्योंकि अदालत में ऐसा नहीं है कि बेल की एप्लीकेशन एक ही बार लग सकती है। हालात बदलने पे बेल की एप्लीकेशन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लग सकती है।
जी। तो आने वाले 1 साल में ऐसे हालात हो सकते हैं कि बेल देना ज़रूरी हो जाए। तो इस तरीके की ब्लैंकेट बेल वो मेरे ख़्याल से सही नहीं है मेरे व्यक्तिगत राय में। हाँ, जी। मुझसे सहमत या असहमत हो सकते हैं कानून के जी। लोग। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें इतनी बेबाकी से कही और अपनी व्यक्तिगत राय भी रखी, ये बहुत बड़ी बात है। सर, मीडिया का रोल जब केसेस चल रहे होते हैं उस टाइम पे जो मीडिया ट्रायल होता है उस पे आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? उसको कभी जज एज अ जज आपने कभी सीरियसली लिया या अपने विवेक का ज्यादा इस्तेमाल किया, कैसे? मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा जी। कि जो कानून के मसले हैं और ख़ासकर आपराधिक मामले हैं, जी। उसमें एक तरफ स्टेट है, हम्म। यानी राज्य है, जी। दूसरी तरफ इंडिविजुअल है, हम्म। जो एक्यूज़्ड है, और हम्म। तीसरी तरफ सोसाइटी एट लार्ज है। जी। तीनों स्टेक होल्डर हैं, हम्म। लेकिन इसमें सबसे कमज़ोर जो है वो अभियुक्त है क्योंकि वो अकेला है, राइट। उसे अपना मुकदमा लड़ना है। जी। स्टेट बहुत ताकतवर एंटिटी होती है हम्म। और समाज बहुत बड़ा होता है। जी। तो हमेशा जो है वो इंडिविजुअल एक्यूज्ड के एंगल से ज़्यादा सोचा जाना चाहिए उसकी लाइफ एंड लिबर्टी पे। और क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में एक मूलभूत मौलिक अधिकार है, तो हम्म। उसको सोचना चाहिए। मीडिया जब इस पे बात करता है, हम्म। तो मेरा कानून के छात्र होने के नाते, एक पूर्व न्यायाधीश होने के नाते, या अब एक वकील होने के नाते, जी। मैं ये कहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया की तरह शांति से अदालतों में चलना चाहिए। हम्म। उसे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं चलना चाहिए पर्टिकुलर केसेस पे। हम्म। उसे राजनीतिक गलियारों में नहीं चलना चाहिए। उसे सड़कों और जुलूसों पे नहीं चलना चाहिए। जरूर न्यायाधीशों की राय से असहमत होने का पूरा हक है सभी जी। को, जी। लेकिन हर चीज की एक अपनी स्टेज है। हम्म। फैसला होने से पहले फैसले की मीमांसा हम्म। वो मामलों को प्रिजुडिस करती है। हम्म। फैसला होने के बाद आप जरूर फैसलों की आलोचना सब कर सकते हैं, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडिया के साथियों से मैं यही कहूंगा कि जब बेल के मामले और आपराधिक मामले हों, तो हम्म। उसमें न्यायालय के आदेशों के सिवाय अपनी राय ना रखें, उस पे डिबेट्स ना करें, उस पे हम्म। कमेंट्री ना करें, ताकि जी। एक्यूज के या स्टेट के अधिकार जो हैं वो उस पे कोई फर्क ना पड़े और अदालतों पे अननेसेसरी दबाव ना आए। सर मतलब और वकार जी, मैं साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ जी सर। कि जी। इस देश में जो है अब एक प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी। जैसे ही कोई सेंसिटिव मामला खासकर राजनीतिक किस्म का होता है, या इस किस्म का के जो अ, सामाजिक या धार्मिक या किसी अन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जी तो सर। देश के जो बड़े राजनेता हैं, हम्म। मान लीजिए किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, हम्म। वो जब आके टीवी पे कहते हैं इस अंदाज में कि जो है हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम फांसी दिलवा के छोड़ेंगे इसको, सजा दिलवा के छोड़ेंगे, तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमेशा पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और कोर्ट के मामलों को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होता है। तो मैं हमेशा ये गुजारिश करूंगा शक्तियों से कि अदालतों का काम अदालतों पे छोड़ें, प्रोसिक्यूटर्स का काम प्रोसिक्यूटर्स पे छोड़ें, उसकी आलोचना करने के सही वक्त पे आलोचना करें फैसलों की, और उस पे मन माने और बिना सोचे समझे मीडिया और दूसरे लोग बयान ना दें। सर, आप जिस सिचुएशन में इतनी बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं, मैं सच में मेरा दिल गदगद है। और आपने जिस तरीके से कहा कि जब पॉलिटिशियंस या कोई अन्य व्यक्ति जब चीज़ों को कहता है कि हम तो ये करा के छोड़ेंगे, तो इस बात से कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये सवाल आता है कि हमारे लिए जो न्यायाधीश बैठे हैं, जो हमारे जजेस हैं, कहीं वो इन्फ्लुएंस होके कोई नाइंसाफ़ी ना कर जाए। शायद आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जबानबाजी से बेहतर है कानून को अपना काम करने दिया जा सके। देखिए सर, जो कानून के मसले हैं वो बारीक मसले हैं, वो नाजुक मसले हैं, जी। वो चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में फैसले नहीं हो सकते हैं। हम्म। हमेशा से एक सिद्धांत है कि जजेस को बहुत सोच समझ के शांति से और ठंडे दिमाग से फैसले करने चाहिए। जी। अगर देश में कुछ मामलों को लेके बहुत ही संवेदनशील माहौल मीडिया
या राजनैतिक मंच या सामाजिक और धार्मिक मंच तैयार करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, फिर न्याय की गुंजाइश कम होगी और न्याय होने पे भी लोगों में यह शंका रहेगी कि किसी प्रेशर की वजह से फैसला हो गया, जो सही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और सर, आज आपको जो भी हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि जो विश्वास आज के दिन और आज तक हमारा और सभी आम आदमियों का जो न्याय प्रक्रिया पर है, अपनी अदालतों पर है, आप जैसे अच्छे जजेस पर है, और सभी जजेस को मैं सलाम करता हूं, उनके काम को सलाम करता हूं, और लोगों को अच्छा महसूस होगा इस बारे में जब आपकी बात वो सुनेंगे। सर, आप लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है क्या? न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखते हैं? क्योंकि जब आप उस चेयर पे थे तो आप कैसे प्रेशर आता था क्या? सर, सही बात यह है कि सभी तरीके के जजेस होते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि जजेस किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो हमारे ही समाज का हिस्सा है, हमारे ही परिवारों से आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं। उसमें सभी तरीके के लोग हैं। आप सारे जजेस से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना स्ट्रांग होंगे कि हर प्रेशर को झेल सकते हैं। तो बात ये है कि न्याय करना जो है सिर्फ न्यायाधीशों की जिम्मेदारी नहीं है। न्याय करना जो है हर जिम्मेदार व्यक्ति की संविधान के अंतर्गत जिम्मेदारी है। किसी मंत्री, एमएलए, एमपी, आईपीएस ऑफिसर या वकील की या मीडिया कर्मी की जितनी जिम्मेदारी है न्याय करना, न्यायाधीश की भी जिम्मेदारी है। और न्याय किसी एक व्यक्ति से या एक संस्था से हो नहीं सकता है। न्याय के लिए जब तक सही स्थितियां नहीं होंगी, न्याय नहीं होगा और न्याय होने पे भी लोगों को विश्वास नहीं होगा। सर, आपने इतने खूबसूरत शेर से शुरुआत की थी। मैं आपका बहुत समय ले चुका हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। एक बड़े मारूफ शायर हैं राहत इंदौरी, उन्होंने कहा था कि खुली हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। सर, इस शेर पे आपको वकार जी, एक दुष्यंत कुमार साहब का शेर है, मुझे याद आ रहा है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। और मैं दुष्यंत जी की इस बात पे यही कहना चाहूंगा कि बेहतर है फरार होने की बजाय अपराधी जमानत पे हों। अगर हम फैसला नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम सालों सालों तक उन्हें जेल में रखें, क्योंकि सालों जेल में रखने के बाद अगर हम किसी को बरी करते हैं तो फिर उसको कंसोल करना बहुत ही मुश्किल है कि जो उसके 10 साल जेल में गए या 5 साल जेल में गए, वो किस वजह से गए और उसकी कीमत कहाँ। सर, मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब आपने बहुत खूबसूरती से दिया है। मैं आपको ये बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ। ये 10 साल जब वो इंसान के निकल जाते हैं और जब वो बाइज्जत बरी होता है और वो 10 साल अंदर रह जाता है, कमाल की बात है। ये मैसेज आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। सर, आज गणतंत्र दिवस पे आपने एक कविता लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप वो मेरी ऑडियंस को अगर सुना सकें, छोटा सा पैरा उसका, जो आपने आज सुबह मुझे भेजा था। वो कविता अब मेरे सामने टेबल पे नहीं है वकार जी, और वो जिस मोबाइल पे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसी पे है, तो बेहतर है कि वो कविता मैंने आपको भेजी थी, आप ही ऑडियंस को पढ़ के सुनाएं। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। मुझे लगता है कि वो कविता मैं अपने इस प्रोग्राम के एंड में वो लगाऊंगा। और जज साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जैन साहब, आपने मुझे वक्त दिया। तो ये थे संजीव जैन, फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, दिल्ली गवर्नमेंट। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को जरूर दबा दीजिए मेरे चैनल की पहली नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं। आप लोग हमें लगातार बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हम आपका बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको एक नया आयाम देना चाहते हैं, एक नया नजरिया देना चाहते हैं, खबरों को नए सिरे से, नए तरीके से देखने का, ताकि आपके सामने जो झूठ, जो फरेब, जो मैं किस तरह से कहूं कि जो
धारणाएं गढ़ी जाती हैं उससे आप निकल सकें और चीजों को साफ सुथरे आईने की तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ देख सकें। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी आप तक और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। कैमरे के पीछे है मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद, और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। और इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के साथ आप भी कमेंट में एक बार एक जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि देश प्रेम जो आपके और मेरे दिल में है वो लोगों के सामने कमेंट के जरिए आ सके।